गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मशीन डिजाइन में लेक्चर सीरीज 9 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड एंड पावर स्क्रू के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हमारा क्या होगा डियर, उसी थ्रेड और पावर स्क्रू से रिलेटेड एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग करने चल रहे हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम लोग क्या करेंगे डियर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड होगा, ये होगा थ्रेडेड जॉइंट एंड पावर स्क्रू, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देन आगे हम लोग बढ़ेंगे विथ कॉन्सेप्ट के साथ में। तो देखिए डियर, अगर हम क्वेश्चन 1 से बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 से बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है टू इंश्योर सेल्फ लॉकिंग इन ए स्क्रू जैक इट इज इसेंशियल दैट हेलिक्स एंगल इज। तो सबसे पहले कह रहा है टू इंश्योर सेल्फ लॉकिंग इन स्क्रू जैक, स्क्रू जैक में सेल्फ लॉकिंग होने के लिए द इसेंशियल ऑफ हेलिक्स एंगल, जो थ्रेड में हेलिक्स एंगल होता है डियर, वो कितना होता है, कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं स्क्रू जैक में सेल्फ लॉकिंग क्या होता है। देखिए स्क्रू जैक वह होता है लोड लिफ्टिंग डिवाइस होती है। अगर हम स्क्रू जैक की बात करें तो यह एक लोड लिफ्टिंग डिवाइस होती है जिसपे आपके क्या होते हैं, थ्रेड कटे होते हैं, जिसपे आपके थ्रेड कटे होते हैं। अब उन थ्रेड के माध्यम से हम स्क्रू जैक को जब घुमाते हैं तो उसके क्या होते हैं, शाफ्ट ऊपर और नीचे जाते हैं, जिससे लोड आपका अप एंड डाउन होता है। अब इस स्क्रू जैक का ऐसा फिनोमिना होता है डियर, सपोर्ट करिए कि ये प्लेट हो गई, ये स्क्रू जैक की प्लेट हो गई, ये आपकी रॉड हो गई, जिसपे हमारी क्या है, इस तरीके से थ्रेड हमारी कटी हुई है, इस तरीके से। अब इसको दूसरी रॉड से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ये इसका बेस हो गया। यहां हम क्या करते हैं, इसको जब ऐसे मूव कराते हैं क्लॉकवाइज, तो ये वाली रॉड ऊपर और नीचे आगे बढ़ती है। इसमें ये जो थ्रेड कटी हुई है, इस थ्रेड को देखो कि जब आप देखेंगे कि ऐसी थ्रेड कटी होती है तो इस एक्सिस के नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ करें, और ये जो थ्रेड गई है, इस नॉर्मल लाइन और थ्रेड के बीच में जो एंगल बनता है, इसी एंगल को बोलते हैं डियर हेलिक्स एंगल। तो जब हमारी क्या होती है, कोई भी थ्रेड, अगर हम नॉर्मल बात करें थ्रेड की, हेलिक्स एंगल के नॉर्मल बात करें, तो सपोज करिए कि एक हमारे पास, मान लीजिए कि एक इस तरीके से वर्क पीस है, इसमें देखिए ये हमारी थ्रेड बनी है, ये हमारी थ्रेड बनी है। अब इन थ्रेड पे, ये थ्रेड जब आप देख रहे हैं तो इस तरीके से कंप्लीट बनी हुई है। इसका अगर हेलिक्स एंगल की बात करेंगे डियर, तो इसमें हेलिक्स एंगल हमारा क्या होगा, पहले तो इसकी एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस परपेंडिकुलर लाइन से ये जो थ्रेड जा रही है, एक थ्रेड जितना एंगल बनाए, यहां देखो ये थ्रेड जितना एंगल बनाए, यहां देखिए ये थ्रेड जितना एंगल बनाए, तो ये सारे एंगल आपके डियर हेलिक्स एंगल अल्फा कहलाते हैं। The angle of thread which is line passing through the thread and line passing through the, ये हमारा एक्सिस normal to the axis of हम कह सकते हैं बॉडी या शैंक, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ बॉडी या शैंक, ये हमारी कहलाती है डियर हेलिक्स एंगल। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि सेल्फ लॉकिंग, स्क्रू जैक में सेल्फ लॉकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो इसको हमने 10 टर्न दे दिया, 10 टर्न देने पर यह सपोज करो 10 सेंटीमीटर हाइट ऊपर चला गया। अब जब इसको हम यहाँ से रॉड को निकाल लेंगे, रॉड को हम लोग इसे लूज कर देंगे, तो सेल्फ लॉकिंग का मतलब ये है डियर कि जितना ऊपर जा चुका है वह वापस नीचे ना आए, ऐसे डिवाइस को हम लोग सेल्फ लॉकिंग डिवाइस बोलते हैं। जितना ऊपर हमने कर दिया वहीं पर रुका रहे, तो ये हो गया सेल्फ लॉकिंग। अब ये कह रहा है कि सेल्फ लॉकिंग इंश्योर करने के लिए स्क्रू जैक में आपका हेलिक्स एंगल, दैट मीन्स ये जो थ्रेड बनी है, इस पर ये जो रॉड पर थ्रेड जनरेट हुई हैं, इस थ्रेड का हेलिक्स एंगल कितना होना चाहिए। तो अब देखते हैं कितना होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है लार्जर देन फ्रैक्शन एंगल, ऑप्शन बी कह रहा है
स्मॉलर देन फ्रैक्शन एंगल, ऑप्शन सी कह रहा है इक्वल टू फ्रैक्शन एंगल, एंड ऑप्शन डी कह रहा है सच एज गिव मैक्सिमम इफिशिएंसी इन लिफ्टिंग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे फ्रैक्शन एंगल क्या होता है। तो फ्रैक्शन एंगल क्या होता है डियर, ये देखिए आप, जो थ्रेड एंगल आपका होता है, जैसे ये थ्रेड बनती है तो यहां देखिए ये जो एंगल होता है यहाँ पे मैक्सिमम यही सरफेस एरिया आपका कांटेक्ट करता है, तो ये जो एंगल बनता है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन एंगल। और ज़्यादा जब वी थ्रेड होती है तो ज़्यादा शेप आपका क्या करता है, टच करता है, जिससे ज़्यादा सरफेस टच करती है, और ज़्यादा सरफेस जब कांटेक्ट में होती है तो फ्रैक्शन ज़्यादा जनरेट होता है, जिस वजह से पावर आपके लॉस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए डियर क्या है कि हम फ्रैक्शन एंगल की वैल्यू को हमेशा क्या रखते हैं, स्क्रू जैक के केस में हेलिक्स एंगल को हमेशा लो रखते हैं फ्रैक्शन एंगल से। इस चीज को आपको याद रखेंगे, तभी आपका स्क्रू जैक एक सेल्फ लॉकिंग डिवाइस बनेगा। अदरवाइज हेलिक्स एंगल ज्यादा हो गया तो सेल्फ लॉकिंग नहीं बनेगा। तो ये याद रखिएगा कि हेलिक्स एंगल इज स्मॉलर देन फ्रैक्शन एंगल होता है किसके लिए, सेल्फ लॉकिंग डिवाइस के लिए इन स्क्रू जैक। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है डियर द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू इज। तो जितनी भी सेल्फ लॉकिंग डिवाइसेस होते हैं डियर, अगर हम बात करें इफिशियंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग डिवाइस, जितनी भी सेल्फ लॉकिंग डिवाइस की इफिशियंसी होती है वह लेस देन 50% होती है, लेस देन 50%। डायरेक्ट कभी कभी आपका एग्जाम पूछ लिया जाएगा स्क्रू जैक की इफिशियंसी कितनी होगी, तो यह 50% होती है। और बाकी अदर जितने भी पावर स्क्रू थ्रेड होती हैं उन सबके सेल्फ लॉकिंग डिवाइसेस की इफिशियंसी लेस देन 40% होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हमेशा जितने भी लॉकिंग डिवाइसेस हैं उन सबकी इफिशियंसी 50% से कम होती है। तो ऑप्शन कह रहा है द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग डिवाइस, जब 50% से कम होगी तो मैक्सिमम कहां तक जाएगी, 50% तक जाएगी। दैट मीन्स 50%, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये होगा आपका इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है डियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड इज एडॉप्टेड फॉर पावर ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन। पहला करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड, ऐसी कौन सी स्क्रू थ्रेड है। थ्रेड के शेप के बारे में पूछ रहा है। शेप मैंने आपको दो बताया था, एक आपका वी शेप बताया था, एक आपका स्क्वायर शेप बताया था, और एक आपका देखिए नकल थ्रेड होती है, नकल शेप। नकल शेप कुछ इस तरीके से बनती है, ये ऐसी थ्रेड आपकी होती है, इस तरीके से बनती है। ऐसी थ्रेड को नकल थ्रेड कहते हैं। इसमें कोई एंगल नहीं होता है, नो एंगल, कोई एंगल नहीं बनता है। बट स्क्वायर थ्रेड में 90 डिग्री एंगल बनता है। वी शेप में अलग अलग एंगल डिपेंड करते हैं। और लास्ट में एक थ्रेड आपकी होती है ट्रेपेजोइडल शेप की, ट्रेपेजोइडल शेप। ट्रेपेजोइडल शेप आपकी किस तरीके से होती है डियर, इस तरीके से, ऐसी शेप आपकी थ्रेड बनाई जाती है। तो अब ये हमारी ट्रेपेजोइडल थ्रेड होती है। और एक स्पेशल थ्रेड होती है बटरस थ्रेड, जो आपका स्क्वायर और ट्रेपेजोइडल का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इस तरीके से स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया ट्रेपेजोइडल, फिर आगे बढ़ेंगे स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर ट्रेपेजोइडल। इस तरीके की थ्रेड आपकी डियर कहलाती है, इस तरीके की थ्रेड आपकी कहलाती है, ये कहलाती है आपकी बटरस थ्रेड। तो चलिए अब बात करते हैं
कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड इज एडॉप्टेड फॉर पावर ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन। आइदर मतलब किसी भी डायरेक्शन में। तो हमेशा याद रखना डियर, ये आपका केवल वन डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइदर मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर पावर ट्रांसमिट करना है तो स्क्वायर थ्रेड सबसे बेटर होती है। स्क्वायर थ्रेड आपकी इस तरीके से बनती है, इस तरीके से स्क्वायर थ्रेड बनती है। तो किसी भी डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए स्क्वायर थ्रेड सबसे बेटर होती है। ये सारी वन डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है। दैट मीन्स सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा स्क्वायर थ्रेड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ P इज द पिच ऑफ ए स्क्वायर थ्रेड। कह रहा है कि यदि किसी स्क्वायर थ्रेड में, मान लीजिए कि ये हो गई आपकी स्क्वायर थ्रेड, ये हो गया स्क्वायर थ्रेड। अब पिच कहां से कहां तक होगी डियर? यहां से लेकर सेम अगली थ्रेड के उसी फेस के बीच की डिस्टेंस को पिच कहते हैं। चाहे तो आप इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच भी निकालेंगे तो भी ये क्या कहलाएगा? पिच कहलाएगा। और ये जो गैप होता है ये P/2 होता है। इसकी जो हाइट होती है ये भी आपकी P/2 होती है। ये जो थिकनेस होती है ये भी आपकी P/2 होती है। तो इस तरीके से एक स्क्वायर थ्रेड को हम स्पेसिफाई करते हैं। मतलब स्क्वायर थ्रेड में क्या होगा कि पिच आपकी P हो गई, एक थ्रेड जहां से स्टार्ट होगी सेम अगली थ्रेड जहां पे स्टार्ट होगी, दोनों के बीच की लीनियर डिस्टेंस को पिच कहते हैं। अब अगर इसकी हाइट की बात करेंगे तो यह पिच का आधा होता है, दैट मीन्स P/2 होता है। इसके थिकनेस की बात करेंगे तो यह भी P/2 होता है। इस गैप की बात करेंगे तो यह भी आपका P/2 होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है P इज द पिच ऑफ ए स्क्वायर थ्रेड। अगर P किसी स्क्वायर थ्रेड की पिच है, देन द डेप्थ ऑफ द थ्रेड D इज गिवन बाय। तो थ्रेड की डेप्थ कितनी होगी? डेप्थ का मतलब इसकी बात कर रहा है तो ये कितना होगा डियर? P/2, दैट मीन्स 0.5 P के बराबर होगा। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है डियर मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स आर यूज्ड टू गेट। तो आइए देखिए, एक फार्मूला हमने मल्टी स्टार्ट थ्रेड में नहीं बताया था, वहां से दिमाग से स्लिप हो गया था माइंड से। तो यहां पे अगर हम थ्रेड्स की बात करें तो ये आपके दो तरीके से होती है। फर्स्ट होती है सिंगल स्टार्ट। सिंगल स्टार्ट का मतलब ये होता है डियर कि अगर थ्रेड को देखेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगी, एक सर्किल के बाद आधा सर्किल बाहर दिखाई देगा। दूसरा आपकी होती है डबल स्टार्ट थ्रेड। डबल स्टार्ट का मतलब ये होगा डियर कि ये सर्किल होगा, आधा इधर दिखाई देगा आधा इधर दिखाई देगा। नेक्स्ट आपकी होती है ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड। ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड। ट्रिपल स्टार्ट का मतलब ये होता है डियर, जैसे आप देखो अगर हम केवल नट एंड बोल्ट की बात करें, नट एंड बोल्ट जनरली हमारे सिंगल स्टार्ट थ्रेड के बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें पावर स्क्रू एंड बात करें पेन वगैरह की बात करें, जो रिफिल वगैरह हम लोग लगाते हैं, पेन जिससे हम लोग लिखते हैं, उसमें जो थ्रेड जनरेट होती है वो कैसी होती है? डबल स्टार्ट होती है। एंड सिमिलर ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड भी होती है। अब इसमें हम देखेंगे डियर कि ये क्या होता है। जैसे देखो ये जो हमने आपको बनाया है, तो जब आप इसको देखोगे ये जो आपकी थ्रेड जनरेट हुई है, आप कभी भी बोल्ट को उठा के देखोगे तो एक जगह से नट का थ्रेड आपका स्टार्ट होगा, वह थ्रेड आगे बढ़ता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा, वही थ्रेड आपकी आगे एंड तक कंप्लीट होगी। एक ही थ्रेड आपकी स्टार्ट होगी और यही एंड में आकर खत्म हो जाएगी। डबल स्टार्ट में जब आप थ्रेड देखेंगे, जब भी आप पेन वगैरह को कभी ओपन करके देखिएगा तो उसमें क्या होगा डियर, जैसे आप देखो ये आपका एक थ्रेड यहां से स्टार्ट होगा, एक थ्रेड यहां से स्टार्ट होगा।
ये थ्रेड आपका ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और दूसरा थ्रेड भी इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और दोनों थ्रेड आपके एंड तक पहुंच जाएंगे। तो एक थ्रेड आपका इस किनारे से स्टार्ट होगा, एक थ्रेड इस किनारे से स्टार्ट होगा। ऐसी थ्रेड क्या होती है? डबल स्टार्ट थ्रेड कहलाती है। ट्रिपल स्टार्ट में क्या होगा डियर? यहां से लेकर यहां तक एक होगा, एक ऐसे देखिए इस तरीके से मान लीजिए, ऐसे होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो इस तरीके की थ्रेड आपकी कहलाती है ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड। उसमें 3 थ्रेड्स होंगी और वो लास्ट तक इस तरीके से बनती जाएंगी। इनका मतलब क्या होता है डियर? देखो, जब हम इसको नट को एक टर्न पूरा 360 रोटेट कराएं, तो नट को एक टर्न पूरा 360 रोटेट कराने पर जितनी एक्सियल डिस्टेंस हमारा आगे बढ़ता है नट, एक्सियल डिस्टेंस का मतलब जैसे इसको हमने एक बार सर पूरा ऐसे रोटेट कराया 360 डिग्री, तो पूरा 360 डिग्री इसे एक बार रोटेट होने में यह जितना एक्सियल डिस्टेंस आगे बढ़ता है इसे हम लोग बोलते हैं लीड। और हमने यही फार्मूला मिस कर दिया था। लीड इज इक्वल टू होता है n इंटू पी आई टी सी एच। लीड इज इक्वल टू होता है n इंटू पिच के होता है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्ट। तो ये हमारा डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहां से अगर लीड की डिस्टेंस हम देखना चाहें सिंगल स्टार्ट थ्रेड में, देखिए अगर हम सिंगल स्टार्ट थ्रेड की बात करें, देखिए सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए अगर हम लीड की बात करें तो n की वैल्यू कितनी होगी? 1 इंटू पी के होगी। डबल स्टार्ट के लिए लीड इज इक्वल टू कितना होगा? लीड मतलब एक टर्न में, तो ये डबल स्टार्ट के लिए n की वैल्यू 2 इंटू पिच पी हो जाएगी। और ट्रिपल स्टार्ट के लिए लीड इज इक्वल टू n की वैल्यू 3 इंटू पी हो जाएगी। तो मतलब एक टर्न पे वहां पे हमने थोड़ा सा अपोजिट बता दिया था, वहां पे थोड़ा सा अपोजिट बता दिया था, आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या होगा कि सिंगल स्टार्ट में जितनी लीड डिस्टेंस हमारी ट्रेवल करेगा, डबल स्टार्ट में उसकी डबल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ट्रिपल स्टार्ट में उसकी ट्रिपल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वहां हमने 1/3 कर दिया था और 1/2 कर दिया था, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये निकालना है। तो याद रखिएगा, सिंगल स्टार से ज्यादा एक्सियल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कौन? डबल स्टार। और डबल स्टार से भी ज्यादा एक्सियल डिस्टेंस कवर करता है ट्रिपल स्टार। अब बात करते हैं क्वेश्चन में। मल्टी स्टार थ्रेड आर यूज्ड टू गेट, तो ये देखिए डियर, ये जो बी ऑप्शन कह रहा है लार्ज लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ एश्योर्ड सेल्फ लॉकिंग। इसका मतलब यह है कि जो मल्टी स्टार थ्रेड होती है उसमें हमारी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है डियर वो ज़्यादा ट्रेवल करता है। तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले से भी देख सकते हैं, सिंगल स्टार से ज़्यादा आपका डबल स्टार से ज़्यादा आपका ट्रिपल स्टार लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट मीन्स लार्ज लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद एश्योर्ड सेल्फ लॉकिंग। सेल्फ लॉकिंग को एश्योर्ड करते हुए, और सेल्फ लॉकिंग तभी होगा जब इसका हेलिक्स एंगल फ्रैक्शन एंगल से कम होगा। तो ये हो गया। चलिए डियर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फॉर बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, किसी भी बोल्ट की यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए, दैट मीन सपोज करिए कि ये हो गया आपका एक बोल्ट। अब ये बोल्ट का आपका देखिए डियर, ये आपका बोल्ट का शैंक या बॉडी होता है जिस पर थ्रेड कटे होते हैं, और ये आपका हेड होता है। अब यहां देखो इसकी डायमीटर डी होता है। किसी भी बोल्ट को हम उसके शैंक डाया से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी बोल्ट को शैंक डाया से रिप्रेजेंट करते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कह रहा है फॉर बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, बोल्ट का एवरी क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करते हैं? ऑप्शन कह रहा है द शैंक डायमीटर इज मेड इक्वल टू, ये जो शैंक का डायमीटर है डियर यह किसके इक्वल टू होना चाहिए? तो यहां पे देखो, जैसे ये हमारा हो गया बोल्ट, ये हेड हो गया। अब यहां से क्या है डियर, ये थ्रेड इस तरीके से आप देखेंगे,
इस तरीके से थ्रेड बनी होंगी। इस तरीके से थ्रेड बनी होंगी। तो यहां जो थ्रेड बनी है डियर, ये ऊपर वाला डायमीटर आपका कहलाता है नॉमिनल डायामीटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेजर डायामीटर, और ये जो हमारा होता है वो हमारा होता है माइनर डायामीटर। तो अब हम बात करने चल रहे हैं डियर कि देखो ये वाला जो डायमीटर होता है, जो ये रूट, ये क्रिस्ट होता है और ये रूट होता है थ्रेड का। तो थ्रेड का जो रूट होता है, एक सिंगल थ्रेड अगर हम बनाए तो ये वाला डायमीटर आपका होता है क्रिस्ट डायमीटर, इसी को हम लोग बोलते हैं मेजर डायमीटर, और यहां से एक डायमीटर जो बनता है उसे बोलते हैं रूट डायमीटर। तो ये रूट से जो आपका डायमीटर बनेगा ये हमेशा इक्वल होगा किसके, डायमीटर ऑफ शैंक के। उस समय इस बोल्ट की हर जगह पर स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के लिए शैंक डायमीटर इज मेड इक्वल टू मेजर माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड। इस थ्रेड के माइनर डायमीटर के बराबर आपका शैंक डायमीटर होना चाहिए। तो थ्रेड बोल्ट का स्ट्रेंथ एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट होगा या इक्वल होगा। दैट मीन्स इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ए ऑप्शन कह रहा था मेजर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, ये वाला जो डायमीटर बनता ये मेजर डायमीटर बनता, तो ये इनकरेक्ट है। बी कह रहा था पिच डायमीटर, पिच का मतलब ये है कि इस थ्रेड के 50% पार्ट से, दैट मीन्स इसकी थिकनेस और इसका गैप जहाँ पे बराबर हो वहाँ से एक सर्किल बनता, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से एक सर्किल बनता। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, करेक्ट आपका होगा सी ऑप्शन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए नट इज टाइटेंड बाय प्लेसिंग ए वाशर बिलो इट द बोल्ट विल बी सब्जेक्टेड टू। कह रहा है कि जब कोई नट, देखो सपोज करो कि ये मशीन पार्ट 1 हो गया, ये मशीन पार्ट 2 हो गया, ये हमने लगाया बोल्ट। अच्छा यहाँ पे जब वाशर लगा दिया, देखो ये बोल्ट का सिरा बाहर था, ये लगा दिया नट, ये इंटरनल थ्रेड आपकी हो गई और ये हो गया आपका बोल्ट का हेड, बोल्ट का हेड। अब यहां देखो डियर, ये जो वाशर हमने लगा दिया, इस वाशर के लगाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने पर लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है। तो वाशर का ये मेन एडवांटेज होता है। अब कह रहा है व्हेन ए नट इज टाइटन बाय प्लेसिंग ए वाशर, जब किसी नट को एक वाशर लगाकर, इस वाशर को लगाकर प्लेस किया जाता है, तो उस समय कह रहा है बिलो इट द बोल्ट विल बी सब्जेक्टेड टू। तो बोल्ट में क्या रिजल्ट आएगा? ऑप्शन ए कह रहा है टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन बी कह रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑप्शन सी कह रहा है शियर स्ट्रेस, एंड ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द। तो जब आप देखो डियर, आप बोल्ट को टाइट करते हो, तो टाइट करने के बाद बोल्ट क्या, ये मशीन एलिमेंट क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में इसको रिएक्शन फोर्स लगाने लगते हैं, मतलब टेंसाइल फोर्स लगाने लगते हैं। तो कौन से फोर्स को, अब इस टेंसाइल फोर्स की वजह से बोल्ट ऊपर जाएगा। ज्यादा बोल्ट को आप टाइट कर देंगे, नट को टाइट कर देंगे, तो बोल्ट के ऊपर और नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिस वजह से इसमें टेंसाइल फोर्स इंड्यूस्ड होगा। उस टेंसाइल फोर्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वाशर का यूज करते हैं। तो हम जो बिलो, क्या वाशर क्या करता है, क्या बिलो करता है, टेंसाइल फोर्स को, और जब टेंसाइल फोर्स को बिलो होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड होगा वह भी बिलो हो जाएगा। दैट मीन्स टेंसाइल स्ट्रेस हमारा क्या होगा, बिलो हो जाएगा वाशर का, जब हम लोग यूज करेंगे अपने नट एंड बोल्ट सिस्टम में तब। तो ये हो गया इसका ऑप्शन ए। बी में कह रहा था कंप्रेसिव स्ट्रेस, सी में शियर स्ट्रेस, एंड डी में नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर ए स्क्रू थ्रेड स्पेसिफाइड बाय M20 into 2.5 C पर BIS थ्रेड सिस्टम मीन्स। तो जब भी डियर इस तरीके का कोई हमारा स्पेसिफिकेशन दे M20 into 2.5 C, तो हमेशा याद रखिएगा डियर, M का मतलब होता है मीट्रिक थ्रेड, M का मतलब होता है मीट्रिक
थ्रेड, और जब इस तरीके से दे, पहला लेटर आपका उस थ्रेड का नेम देगा, नेम के बाद जो दूसरा लेटर आपका होगा डियर वो आपका देता है डायमीटर ऑफ नॉमिनल डायमीटर। तो ये जो आपका सेकेंड लेटर जो आपका जो अंक देता है ये हमेशा किसकी वैल्यू की बात करता है, नॉमिनल डायमीटर या मेजर डायमीटर की बात करता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 2.5 जो होता है तो यह किसकी बात करता है, पिच की बात करता है। पिच मतलब दो थ्रेड के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस की बात करता है। तो हमेशा याद रखिएगा डियर M20 इंटू 2.5 C का मतलब हो गया, M का मतलब होता है आपका मीट्रिक थ्रेड हो जाएगी, जैसे मीट्रिक थ्रेड हो गई, सेलर थ्रेड हो गई, बटरस थ्रेड हो गई, एक्मी थ्रेड हो गई, तो ये सारी थ्रेड होंगी, इन सबका नेम पहले लेटर का देगा। नेक्स्ट आपका 20 हो जाएगा नॉमिनल डायमीटर और 2.5 आपका हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग अमेरिकन थ्रेड पढ़ते थे, ब्रिटिश थ्रेड पढ़ते थे, सेम उसी तरीके से BIS थ्रेड भी हमारी होगी जो इंडियन में बनी हुई है। ऑप्शन ए कह रहा है मीट्रिक थ्रेड ऑफ 20 mm, तो ये तो सही है, फर्स्ट लेटर आपका मीट्रिक थ्रेड को दिखाएगा और 20 mm नॉमिनल डायमीटर, ये भी कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग इसका नॉमिनल डायमीटर 20 mm होगा। नेक्स्ट कह रहा है एंड 2.5 mm पिच हैविंग फोर्स टॉलरेंस, तो इस तरीके से 2.5 mm आपका क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। अब यहाँ पे C दिया है, C का मतलब होता है फोर्स टॉलरेंस, यदि F दिया होता है तो F का मतलब होता है फाइन टॉलरेंस, तो दैट मीन्स इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी थ्रेड आपकी दी रहेगी तो आप उसको स्पेसिफाई कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी सारे दिए गए हैं, बस आपके ऑप्शन में थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं। जैसे बी दिया था मीट्रिक थ्रेड, तो एम का मतलब तो मीट्रिक होता है, ऑफ 20 mm रूट डायमीटर यहाँ पे कह दिया, तो रूट डायमीटर नहीं होगा, आपका क्या होगा नॉमिनल डायमीटर, जिसे हम मेजर डायमीटर कहते हैं। एंड 2.5 mm पिच हैविंग फोर्स टॉलरेंस, तो चीजें तो सारी सही थी, बस यहाँ पे रूट डायमीटर दे दिया था। तो देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान अगर नहीं देंगे तो नॉमिनल और रूट में कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है सी ऑप्शन में मीट्रिक थ्रेड, ये भी सही कह रहा है, ऑफ फाइन क्लास, तो फाइन क्लास तो है नहीं, यहाँ पे सी है, सी का मतलब कोर्स क्लास होता है, कोर्स ग्रेन होते हैं, ये हमारे हो जाते हैं। फाइन हो गया तो यहीं से रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट डी कह रहा था मीट्रिक थ्रेड ऑफ 20 mm सैंक डायमीटर, तो सैंक डायमीटर नहीं होगा डियर, ये होगा आपका नॉमिनल डायमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए स्क्रू, किसी स्क्रू के लिए, जो स्क्रू एंड पेच हम लोग यूज करते हैं, पावर स्क्रू हो गया, मशीन स्क्रू हो गया, तो फॉर ए स्क्रू द एंगल ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स एंगल मीन्स अल्फा, अल्फा मैंने आपको बताया कि ये जो आपका जैसे सपोज करो ये थ्रेड बनी है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं हेलिक्स एंगल, ये थ्रेड हमारी होती हैं, ये सारे आपके हेलिक्स एंगल सेम होते हैं। तो ये हो गया फॉर ए स्क्रू द हेलिक्स एंगल अल्फा इज रिलेटेड टू द लीड एंड मीन्स स्क्रू थ्रेड डायमीटर इज, तो हम ये जानते हैं डियर कि जब हेलिक्स एंगल की बात करता है, जहां पे आपका इस हेलिक्स एंगल अल्फा की बात करेगा उससे रिलेटेड अगर हमारा थ्रेड होगा तो ये हम प्रूव कर लेते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू L अपॉन पाई डी के होता है, इसको आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। tan अल्फा इज इक्वल टू L अपॉन पाई डी के होता है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू हेलिक्स एंगल कॉमा L इज इक्वल टू लीड होता है, लीड मैंने आपको बताया सिंगल स्टार थ्रेड के लिए, डबल स्टार थ्रेड के लिए एंड ट्रिपल स्टार थ्रेड के लिए, कॉमा पाई आपका सरकमफ्रेंस होता है एंड डी आपका होता है डायमीटर आपका होता है, मतलब थ्रेड डायमीटर, स्क्रू थ्रेड डायमीटर, डाया ऑफ स्क्रू थ्रेड। तो इस तरीके से डियर ये हमारा क्लासिफाई होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन अब देखते हैं कौन सा होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू L अपॉन पाई डी। देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू L अपॉन डी है, पाई भी होना चाहिए, tan अल्फा इज इक्वल टू
एल डी अपॉन एल है, ये भी रॉन्ग है। tan अल्फा इज इक्वल टू एल अपॉन पाई डी, दैट मीन्स ऑप्शन सी आर करेक्ट। तो सी हमारा सी इज करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है एक्मी थ्रेड आर जनरली यूज्ड इन। तो पहले देखिए डियर, एक्मी थ्रेड होती क्या है। एक्मी थ्रेड इस तरीके से बनाई जाती है और इसके जब एंगल की बात करेंगे, ये जो टोटल एंगल होता है डियर, ये होता है 29 डिग्री। अगर एक साइड का एंगल कभी पूछा जाएगा तो 29/2, दैट मीन्स अगर हम अल्फा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 14.5 डिग्री। और हमेशा एक्मी थ्रेड में हमेशा 2 अल्फा इज इक्वल टू 29 डिग्री होता है। दैट मीन्स अल्फा इधर और अल्फा इधर। तो नॉर्मली अगर जनरली कभी भी एक्मी थ्रेड के एंगल की बात करेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 29 बताइएगा। अगर वन साइडेड एक्मी थ्रेड की बात करेगा, मतलब अल्फा की बात करेगा, तब 14.5 दीजिएगा आंसर, तब उसमें 14.5 दिया रहेगा, अदरवाइज ये नहीं दिया रहेगा। अब इसकी बात करना है एक्मी थ्रेड आर जनरली यूज्ड इन। तो एक्मी थ्रेड जनरली कहाँ यूज की जाती है, स्क्रू कटिंग लेथ में यूज की जाती है। जो स्क्रू कटिंग लेथ मशीन होती है उसमें हम लोग एक्मी थ्रेड का यूज करते हैं। तो ये हमारा इसका ऑप्शन सी होता है। रेलवे कैरियज कपलिंग में नहीं यूज की जाएगी, स्पिंडल में नहीं यूज की जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्वायर थ्रेड यूज करते हैं। फीड मैकेनिज्म ऑफ मशीन में हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो ये हमारा होगा स्क्रू कटिंग लेथ में। चलिए आगे बात करते हैं। स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय, अच्छा थ्रेड एंगल आपको सबके याद होने चाहिए। हमने आपको बताया था BSW थ्रेड ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ, इसके लिए बताया था 55 डिग्री। फिर नेक्स्ट बताया था BS ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ये हमने आपको बताया था 47.5 डिग्री। नेक्स्ट हमने आपको बताया था अमेरिकन थ्रेड 55 से 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपको सारे थ्रेड के एंगल याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय इज। कोई भी स्क्रू किसके थ्रू स्पेसिफाई किया जाता है तो उसे हम लोग मेजर डायमीटर या नॉमिनल डायमीटर या मेजर डायमीटर से स्पेसिफाई करते हैं किसी भी स्क्रू को। ये जो हमारे स्क्रू होते हैं डियर, इस पे ये जो थ्रेड बनी होती हैं, इस स्क्रू को हम जो डिफाइन करते हैं इस डायमीटर से डिफाइन करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर या इसी को बोलते हैं मेजर डायमीटर। तो स्क्रू थ्रेड को हम लोग मेजर डायमीटर से स्पेसिफाई करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन सभी स्टेटमेंट को पढ़िए और इनके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है उसका हमें आंसर दीजिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड पिच। तो पहले देखिए पिच क्या होता है। ये थ्रेड हो गई, इस थ्रेड में एक पॉइंट से दूसरी करस्पॉन्डिंग सेम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या पिच कहते हैं। तो ये बात एकदम 100% सही है, यह हमारी पिच कहलाती है। एक थ्रेड के किसी भी पॉइंट से सेम उसी करस्पॉन्डिंग थ्रेड के उसी पॉइंट के बीच की लीनियर डिस्टेंस को पिच कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बी ऑप्शन द डिस्टेंस विच ए स्क्रू थ्रेड एडवांस एक्सियल इन वन रोटेशन द नट इज कॉल्ड लीड। तो ये हमारा क्या होता है डियर कि नट एक बार कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट करता है। 360 डिग्री रोटेट करने में यह रोटरी मोशन को
लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देता है और जितना लीनियर डिस्टेंस आगे बढ़ता है उसी लीनियर डिस्टेंस को हम लोग लीड कहते हैं। तो ये भी सही कह रहा है, डिस्टेंस विच इज स्क्रू थ्रेड, स्क्रू को एक बार कंप्लीट रोटेट कराएंगे तो या तो वह आगे बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा, तो जितना आगे या पीछे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है वही हमारी क्या होती है, लीड होती है। दैट मीन्स बी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी कह रहा है इन सिंगल स्टार्ट थ्रेड लीड इज इक्वल टू पिच। तो हमने आपको लीड का फार्मूला बताया था डियर, सिंगल स्टार्ट के लिए n इंटू पी, एन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, दैट मीन्स L बराबर P के हो जाएगी। तो यह भी करेक्ट कह रहा है। और डबल स्टार्ट के लिए लीड इज इक्वल टू 2 इंटू पी के हो जाती, मतलब n की वैल्यू 2 हो जाती। और ट्रिपल स्टार्ट के लिए लीड इज इक्वल टू 3 पी के हो जाती। तो सिंगल स्टार्ट के लिए बात किया है, मतलब लीड इज इक्वल टू पिच के होगा, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट होंगे, मतलब ऑल ऑफ एबव ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द इंक्लूड एंगल फॉर द ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड इज, तो BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड का इंक्लूड एंगल या थ्रेड एंगल होता है 55 डिग्री, और BS थ्रेड का एंगल होता है 47.5 डिग्री, और उसी तरह अमेरिकन थ्रेड का एंगल होता है 55 से 60 डिग्री, या इसे हम लोग 60 डिग्री भी बोलते हैं। इसी तरह एक होती है सेलर थ्रेड, इसका एंगल होता है, ये भी होता है 55 से 60 डिग्री। स्क्वायर थ्रेड का एंगल आपका होता है 90 डिग्री। एक्मी थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री, कॉमा बटरस थ्रेड का एंगल होता है 45 डिग्री। तो ये सारे हमारे डियर थ्रेड एंगल होते हैं। नकल थ्रेड का एंगल 0 डिग्री होता है। तो ये हमारे कुछ थ्रेड एंगल होते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पुटअप किया जाता है। जैसे कि इसमें देखिए द इंक्लूड एंगल या थ्रेड एंगल जिसे हम बोलते हैं फॉर द ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ, मतलब BSW, तो आंसर क्या हो जाएगा 55 डिग्री। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है द रेलवे कैरियज कपलिंग हैव, अच्छा जो रेलवे कैरियज, रेलवे की जो बोगी को जोड़ते हैं तो उसमें जो थ्रेड बनी होती है डियर वह स्क्वायर थ्रेड बनी होती है। कैसी थ्रेड, सॉरी वह कैसी थ्रेड बनी होती है, स्क्वायर है, नकल थ्रेड बनी होती है। जो रेलवे कैरियज होते हैं बोगी को हम लोग जोड़ते हैं, एक बोगी हो गया, 2 बोगी हो गया, तो यहाँ पे ये जो थ्रेड बनी होती हैं इस पे कौन सी थ्रेड बनी होती है डियर, इस पे नकल थ्रेड बनी होती है। नकल थ्रेड कैसी होती है, ये देखिए ये हो गया आपका स्टैप। अब इस पे जो नकल थ्रेड बनी होती है यह इस तरीके की प्रोफाइल की बनी होती है। इस थ्रेड को डियर बोलते हैं नकल थ्रेड। इसमें कोई एंगल नहीं होता है, नो एनी एंगल आज प्रोवाइडेड इन नकल थ्रेड। तो हम लोग रेलवे कैरियज बोगी में नकल थ्रेड का यूज करते हैं, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, एक स्पेशल टाइप की थ्रेड है। चलिए आगे बात करते हैं। नकल थ्रेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में व्हेन स्क्रू थ्रेड आर टू बी यूज्ड इन ए सिचुएशन वेयर पावर इज बीइंग ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली, जब किसी एक ही डायरेक्शन में हमें पावर को ट्रांसमिट करना हो तो उस समय कौन से स्क्रू थ्रेड का यूज करेंगे, देन द स्क्रू थ्रेड सुटेबल फॉर विल बी। तो हम ये जानते हैं डियर स्क्वायर थ्रेड बोथ डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करता है, कॉमा एक्मी थ्रेड की अगर हम बात करेंगे तो एक्मी थ्रेड भी बोथ डायरेक्शन में करता है। बोथ डायरेक्शन का मतलब क्लॉकवाइज में भी आगे बढ़े और एंटी क्लॉकवाइज में रिटर्न भी आए, ये हमारे होते हैं दोनों डायरेक्शन में। नकल थ्रेड भी आपका बोथ डायरेक्शन में होता है।
लेकिन बटरस थ्रेड जो है कि स्पेशल टाइप की थ्रेड बनाई जाती है डियर, वो कुछ इस तरीके की थ्रेड आपकी, इस तरीके की थ्रेड आपकी बनाई जाती है। इस तरीके की थ्रेड को बोलते हैं बटरस थ्रेड। इसमें स्क्वायर थ्रेड और आपका ट्रैपेजॉइडल थ्रेड दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है और यह केवल एक ही डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है। दैट मीन्स एक डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करने के लिए बटरस थ्रेड का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्रेड एंड बोथ एंड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्रेड्स एट बोथ एंड, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके दोनों एंड पर थ्रेड होती हैं। तो ये देखिए डियर, जो स्टड हमने आपको बताया था, इस तरीके से जो बनता है, इस तरीके का जो एलिमेंट बनता है, इधर भी थ्रेड आपकी होती हैं इतनी दूर तक और इधर भी थ्रेड आपकी होती हैं। मशीन फाउंडेशन में यूज किया जाता है, इसका नाम होता है स्टड। तो स्टड एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके दोनों सिरे पर थ्रेड होती हैं। तो दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा स्टड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। तो 17 कह रहा है द फंक्शन ऑफ द वाशर इज टू। वाशर को क्यों हम लोग यूज करते हैं डियर। तो ये जो वाशर हम लोग यूज करते हैं, सपोज करिए कि ये मशीन एलिमेंट हमारे हो गए, यहाँ ये वाशर क्या करता है, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, बोल्ट और नट के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे हमारा क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू को कम कर देता है। तो अब यहाँ कह रहा है फिल अप द एक्सियल गैप। क्या एक्सियल गैप को फिल करने के लिए, ऐसा नहीं है डियर, एक्सियल गैप को फिल करना है तो नट को 2 चूड़ी और टाइट कर देंगे, 2 थ्रेड और टाइट कर देंगे, तो गैप को फिल करने के लिए नहीं यूज करते हैं। बी कह रहा है प्रोवाइड बियरिंग एरिया। तो इसके बियरिंग एरिया को लार्ज करने के लिए, लार्ज बियरिंग एरिया, बियरिंग एरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वाशर यूज करते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपका है डियर दी आई बोल्ट आर यूज फॉर। तो आई बोल्ट आपका किस लिए यूज किया जाता है। तो आई बोल्ट आपका सिंपल डियर किस लिए यूज किया जाता है, जो भी लिफ्टिंग और जितने भी लिफ्टिंग डिवाइसेस होते हैं वहां पे आई बोल्ट का यूज करते हैं। हैवी लोड लिफ्टिंग डिवाइसेस जहां पे यूज होती हैं वहां पे हम लोग आई बोल्ट यूज करते हैं। फर्स्ट कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ पावर, सेकेंड कह रहा है लॉकिंग डिवाइसेस, थर्ड कह रहा है लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ हैवी मशीन्स। तो हैवी मशीन्स को लिफ्ट और ट्रांसपोर्ट करने में हम लोग आई बोल्ट का यूज करते हैं। तो ये हो गया इसका ऑप्शन सी। अब बात करते हैं, ये डी कह रहा था ऑब्जॉर्बिंग शॉक एंड वाइब्रेशन। तो शॉक्स और वाइब्रेशंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रबर गैस्केट वगैरह यूज करते हैं। चलिए 18 का हो गया सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इन द डिजाइन ऑफ ए नट। किसी भी नट को डिजाइन करने के लिए, ये जो डियर, ये जो नट हम डिजाइन करते हैं, ये जो नट हम लोग डिजाइन करते हैं, इस नट को डिजाइन करने के लिए इसमें देखिए ये इंटरनल थ्रेड है। इस इंटरनल थ्रेड में एक सर्किल आपका बनता है स्मॉल वाला, और स्मॉल सर्किल को हम लोग बोलते हैं माइनर डायमीटर, और जो लार्ज सर्किल इस थ्रेड के रूट से बनता है, इस लार्ज सर्किल को बोलते हैं डियर मेजर डायामीटर। तो ये हमारा होता है माइनर डायमीटर और मेजर डायमीटर। अभी कह रहा है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इन द डिजाइन ऑफ नट। अच्छा, अब नट को जब देखेंगे तो आप देखिए इस तरीके से आपको नट दिखाई देगा, और जब आप देखेंगे फ्रंट से तो ये इसकी हाइट होती है। फ्रंट से जब आप देखेंगे तो ये आपका नट
कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो h होता है ये होता है हाइट ऑफ नट। तो नट को सबसे ज्यादा डिजाइन करते हैं उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। मेन डायमेंशन आपका नट का क्या होता है? हाइट ऑफ नट। तो हमेशा नट की डिजाइन किससे करते हैं? ये कह रहा है पिच डायमीटर। बोल्ट अगर बात करता तो बोल्ट आप किसके डिजाइन करते? मेजर डायमीटर से। बोल्ट की डिजाइन मेजर डायमीटर से करते हैं, लेकिन नट की डिजाइन हाइट ऑफ नट से करते हैं। पिच डायमीटर भी रॉन्ग होगा, इनसाइड डायमीटर भी रॉन्ग होगा, आउटसाइड डायमीटर भी रॉन्ग होगा। हाइट ऑफ नट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर गेटिंग ए टाइट लीक प्रूफ ज्वाइंट। लीक प्रूफ ज्वाइंट का मतलब एयर टाइट ज्वाइंट या वाटर टाइट ज्वाइंट। वाटर या जैसे वाटर प्रूफ ज्वाइंट जो हम लोग बनाते हैं, जैसे स्टीम वगैरह फ्लो होती है वहाँ उसे हम बोलते हैं लीक प्रूफ ज्वाइंट। तो लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए विच टाइप ऑफ थ्रेड वुड बी बेस्ट सुटेड। तो एक स्पेशल थ्रेड होती है डियर जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल पाइप थ्रेड। ये याद रखिएगा आप, नेशनल पाइप थ्रेड आर यूज्ड फॉर बेस्ट सुटेड डिजाइन ऑफ टाइट लीक प्रूफ ज्वाइंट। लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए नेशनल पाइप थ्रेड का यूज करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं जो आप जीआई पाइप वगैरह में जो थ्रेड बनी होती हैं वही हमारी होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है डियर ए टैप सेट कैन नॉट बी यूज टू कट। टैप सेट का मतलब होता है टैप का यूज किया जाता है। टैप यूज फॉर मेकिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड। इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड, आंतरिक और बाह्य चूड़ियों को मैन्युअली बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टैप का यूज करते हैं। और उसके बाद दूसरा मेथड होता है मशीन का यूज करते हैं थ्रेड को बनाने के लिए। सेकेंड मेथड हम लोग क्या यूज करते हैं? मशीन यूज्ड फॉर मेकिंग थ्रेड। इस मशीन यूज में कई टाइप यूज किए जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं टैप की बात कर रहा है। टैप सेट कैन नॉट बी यूज्ड टू कट। किसके लिए यूज नहीं किया जाता है? तो देखो जो BSW थ्रेड होती है, जितने ये बी साइड की जो थ्रेड होती है उसको टैप से आसानी से हम काट लेते हैं, लेकिन स्क्वायर थ्रेड को हम लोग टैप से नहीं काटते हैं। ट्रेपेजोइडल को हम लोग टैप से नहीं काटते हैं। तो इसमें देखो मीट्रिक थ्रेड को भी हम लोग काट लेते हैं, स्क्वायर थ्रेड को हम लोग टैप से नहीं काट सकते हैं। तो इसमें टैप की बात कर रहा था कि टैप का यूज किसके लिए नहीं किया जाता है? तो किसके लिए? स्क्वायर थ्रेड को परफॉर्म करने के लिए टैप का यूज नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है डियर स्ट्रेस इन ए स्क्रू थ्रेड आर एस्टिमेटेड बाय कंसीडरिंग द थ्रेड टू बी। देखो स्ट्रेस इन ए स्क्रू थ्रेड में स्ट्रेस को हमें कंसीडर करना है। आर एस्टिमेट करना है बाय कंसीडर द थ्रेड टू बी। किसके थ्रेड के माध्यम से हम स्ट्रेस को कंसीडर करेंगे? स्क्रू में। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है लॉन्ग कैंटिलीवर बीम प्रोजेक्शन फ्रॉम द पिच सिलेंडर। तो ये कह रहा है लॉन्ग कैंटिलीवर प्रोजेक्शन फ्रॉम द पिच सिलेंडर। तो जब हम कैंटिलीवर की बात करते हैं किसके लिए? स्ट्रेस इन स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड में स्ट्रेस को एस्टिमेट करने के लिए एस्टिमेटेड बाय कंसीडरिंग, याद रखिएगा आप, बाय कंसीडरिंग शॉर्ट कैंटिलीवर डिस्टेंस। याद रखिएगा शॉर्ट कैंटिलीवर
शॉर्ट कैंटिलीवर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द रूट सिलेंडर, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द रूट सिलेंडर। रूट सिलेंडर का मतलब होता है डियर माइनर डायामीटर से आपका जो कैंटिलीवर डिस्टेंस होता है उसके थ्रू हम लोग स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा था लॉन्ग कैंटिलीवर, तो ये रॉन्ग हो गया, लॉन्ग कैंटिलीवर की बात कर दिया। ऑप्शन बी कह रहा है लॉन्ग कैंटिलीवर, ये भी रॉन्ग हो गया, जबकि आगे सही था बीम प्रोजेक्टेड फ्रॉम द रूट सिलेंडर, लेकिन लॉन्ग कैंटिलीवर हो गया। सी कह रहा है शॉर्ट कैंटिलीवर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द रूट सिलेंडर, दैट मीन्स सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं डी। डी ऑप्शन क्या था, शॉर्ट कैंटिलीवर, तो ये तो सही था, बट कह रहा था बीम प्रोजेक्टेड फ्रॉम पिच सिलेंडर, तो पिच सिलेंडर आपका गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 कह रहा डियर एन आई इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन। आई आपका जनरली किस में प्रोवाइड किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, क्रेन में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, मशीन टूल्स में नहीं किया जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर में हम प्रोवाइड करते हैं, फर्नेस में नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ गया था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है 24 क्वेश्चन आपका क्या है, द क्रॉस हेड कनेक्टिंग रॉड एंड इसेंट्रिक एक्सेट्रा, इसेंट्रिक जो हमारे पार्ट्स हैं इन ए स्टीम इंजन आर प्रोवाइडेड विथ ए बोल्ट ऑफ टाइप। स्टीम इंजन में क्रॉस हेड कनेक्टिंग रॉड इसेंट्रिक रॉड के लिए जो हम बोल्ट हेड प्रोवाइड करते हैं, किस टाइप का बोल्ट हेड प्रोवाइड करते हैं डियर, तो ये हम प्रोवाइड करते हैं सिलेंड्रिकल हेड टाइप बोल्ट यूज करते हैं। किसके लिए, क्रॉस हेड कनेक्टिंग रॉड और इसेंट्रिक रॉड में जब स्टीम इंजन में इन सब का यूज करते हैं तो उसको जोड़ने के लिए जो बोल्ट यूज करेंगे वो सिलेंड्रिकल हेड टाइप बोल्ट का यूज करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है, एलन बोल्ट आर। एलन बोल्ट आपकी क्या होता है डियर, एक होती है एलन की, देखिए एलन की आपकी इस तरीके से होती है, जब इसको ये सॉलिड होती है, इसका जब टॉप व्यू देखेंगे तो ये आपका इस तरीके से हेक्सागोनल होता है। इधर भी जब आप देखेंगे तो ये इस तरीके से होता है। ये आपके कैसे होते हैं डियर, सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब जैसे कोई बोल्ट हो गया, मान लीजिए कि ये बोल्ट हो गया, अब इस बोल्ट का जो हेड बनेगा, इस हेड में ये जो आपके स्लॉट कटेंगे, इस स्लॉट को हम लोग कैसा काटते हैं डियर, रेक्टेंगल स्लॉट काटते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल स्लॉट होगा, इस रेक्टेंगल स्लॉट में यह एलन की जाएगी, फिट होगी, और फिट होकर इसे हम क्लोज और ओपन कर सकते हैं। तो यही होती है एलन की, और ये होता है एलन बोल्ट। एलन बोल्ट के हेड को हम लोग कैसा बनाते हैं, ये बनाते हैं हम लोग हेक्सागोनल टाइप का बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एलन बोल्ट आर, जो एलन बोल्ट है वो होता है सेल्फ लॉकिंग बोल्ट। सेल्फ लॉकिंग बोल्ट नहीं होते हैं डियर, ये होता है डिजाइंड फॉर शॉक लोड। क्या शॉक लोड के लिए इसे डिजाइन किया जाता है, नहीं। ये होता है यूज इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रोवाइडेड विथ द हेक्सागोनल डिप्रेशन इन हेड, तो ये हमारे क्या होता है हेक्सागोनल हेड टाइप के प्रोवाइड कराए जाते हैं। दैट मीन्स इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा डियर क्वेश्चन नंबर 25। चलिए 26 देख लेते हैं। 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कौन कौन सी थ्रेड का यूज करते हैं डियर, तो हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर थ्रेड, हम लोग यूज करते हैं देखिए बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड आपकी क्या होती है, बटरस थ्रेड आपकी क्या होती है, स्क्वायर थ्रेड और ट्रेपेजोइडल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग एक्मी थ्रेड भी यूज करते हैं।
तो स्क्वायर थ्रेड, बटरस थ्रेड और एक्मे थ्रेड तीनों का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये हमारा होगा स्क्वायर थ्रेड, बटरस थ्रेड एंड एक्मे थ्रेड, ये तीनों यूज करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने में। ऑप्शन बी में ए में फर्स्ट एंड सेकंड है, बी में सेकंड एंड थर्ड है, डी में फर्स्ट एंड थर्ड, सी में फर्स्ट एंड थर्ड है और डी में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर पावर ट्रांसमिशन में हम लोग किसका यूज करेंगे, स्क्वायर थ्रेड, बटरस थ्रेड, एक्मे थ्रेड। तो ये था हमारा डियर आज का हमारा पावर स्क्रू और थ्रेड डिजाइन से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने अच्छे से डीप एंड डिटेल्ड में सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक मशीन डिजाइन का स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक डियर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।